हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल खरबला एजुकेशन। खरबला एजुकेशन आपको एडीए, एपीओ, एपीपी, जुडिशरी, यूजीसी नेट, पीटी रमेन दोनों की तैयारी करवाने जा रहा है। माई सेल्फ एडवोकेट अमित खरब। और हमने अब तक पार्ट 6 कंप्लीट कर लिए थे। आज पार्ट 7 करेंगे। देखो, एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखो, हमने अब तक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जब तक शासन रहा तो क्या क्या हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी ये कंपनी को रेगुलेट करती थी। इसमें कंपनी को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना था। इसमें क्या रहा, इसमें 2 संस्थाएं बनाई गई। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम सिर्फ वो करेंगे। इसमें 2 संस्थाएं बनाई, कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, यानी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी और ये शेयर होल्डर थे। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए, जो कि वारेन हेस्टिंग्स था, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई फोर्ट विलियम कलकत्ता में। इसमें जज और 3 अदर जज थे। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें व्यापारिक और प्रशासनिक मामलों को अलग कर दिया गया, मतलब ट्रेड के मामलों को अलग और एग्जीक्यूटिव के मामलों को अलग कर दिया। व्यापारिक मामले कौन देखते थे, डायरेक्टर, और प्रशासनिक मामले कौन देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें जॉइंट गवर्नमेंट थी, जो कि एक कंपनी द्वारा चलाई जाती थी, दूसरी क्राउन अथॉरिटी ब्रिटिश द्वारा। इसके बाद आया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में मोनोपोली, यानी एकाधिकार, व्यापार करने का एकाधिकार सिर्फ कंपनी को ही अधिकार दिया गया 20 वर्ष के लिए। और इसमें जो कंपनी का था वो, उसके ऊपर ब्रिटिश टेरिटरी के ऊपर जितना भी था वो कंपनी का रूल हो गया। इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या हुआ, उसमें मोनोपोली दी गई थी, इसमें मोनोपोली को एंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि मोनोपोली किस चीज़ में थी, चाइना के साथ थी, टी मतलब चाय के व्यापार में, उसको ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इंडियंस पीपल्स के एजुकेशन के लिए, यानी उसके लिए प्रोविज़न बनाए गए इंडियन को कैसे एजुकेट किया जाए। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक, वो WH था, और ये WB। विलियम बेंटिक, वो वारेन हेस्टिंग्स। इसमें कंपनी के सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए और फर्स्ट टाइम ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विस, इसके लिए खुली प्रतियोगिता भर्ती की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडियन लॉ कमीशन इस्टेब्लिश, इसकी स्थापना की गई, जिसके चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकाले। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853। इसमें लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना, जो लॉ बनाती है उसको, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो लॉ को एग्जीक्यूट करती है उसको अलग किया गया। जैसे गवर्नर जनरल जो था वो मेन हेड था, उसके अंडर फिर जो काउंसिल थी उसको 2 भागों में बांट दिया, लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन में 6 मेंबर और ऐड कर दिए, अब इसको बढ़ा दिया गया, अब ये 12 मेंबर्स हो गए, जिसको स्मॉल पार्लियामेंट बोलते हैं। यहीं से संसद की शुरुआत की गई। और विधि सदस्य है, मतलब जो लॉ मेंबर था कौन, लॉर्ड मैकाले, उसका चेयरमैन था, उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल
इसका पूर्ण सदस्य परमानेंट मेंबर बना दिया गया। ये 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जब तक शासन रहा, ये सभी एक्ट उस दौरान आए, यानी कंपनी से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है इन एक्ट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अब करेंगे हम अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश क्राउन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब किधर ट्रांसफ़र हो गया, ब्रिटिश क्राउन की तरफ। इन केस में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, अब कौन करेगा, ब्रिटिश संसद करेगी। आओ एक बार उसको और देख लेते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा, 1858, ये आया। अब इसको आने का, इस एक्ट के, देखो अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक तो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग, एक था ब्रिटिश क्राउन के अकॉर्डिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के हो गए हमारे 1853 तक। अब इसके बाद जितने चलेंगे इन पे शासन किसका रहेगा, ब्रिटिश क्राउन का। अब ये लाया क्यों गया, इसके पीछे कारण क्या थे, देखो एक बार इसके कारण कर लेते हैं। देखो देखो जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को एक झटका लगा। क्यों लगा, क्योंकि ब्रिटेन में कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा 1857 की क्रांति के लिए, और उसके लिए जिम्मेदार किसको माना गया, कंपनी को माना गया। अब जिम्मेदार कंपनी को माना, तो अब ब्रिटिश ने क्या किया, कंपनी से शासन हटा के स्वयं ले लिया। यानी अब भारत का शासन सीधे किसके हाथ में चला गया, महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया। अब इसको कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया, यानी ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया। अब इसमें जो ड्यूल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया, यानी ड्यूल सिस्टम ये किस में होते थे, पिट्स एक्ट के तहत, इसको ख़त्म कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको क्या कर दिया, लिक्विडेट, इसको भी ख़त्म कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करती थी वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया, ब्रिटिश क्राउन को। एक नई पोस्ट बनाई गई, कौन सी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राज्य सचिव। ये कौन होता था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था, यानी जो इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में जो मिनिस्टर थे ना, जैसे होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये जितने भी मिनिस्टर होते थे, ऐसे ही एक पोस्ट होती थी, उसको क्या बनाया गया, भारत के लिए सेक्रेटरी, ऐसे एक पोस्ट बनाई गई इंग्लैंड में। तो ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था। ये पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया, इसको बनाया गया। इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल करने की पावर थी, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने की। और भारत का पहला भारत राज्य सचिव कौन था, लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, और इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको क्या बनाया गया, वायसराय बना दिया गया। इसका पोजीशन वायसराय बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनाया गया, विलियम बेंटिक। और भारत के पहले वायसराय किनको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या किया, इसमें जो काउंसिल है उसमें इंडियंस को इंक्लूड किया गया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट टू इन्वॉल्व
इंडियन पीपल विद प्रोग्रेस ऑफ लॉ मेकिंग, यानी जो काउंसिल, कौन सी काउंसिल, लेजिस्लेटिव, लॉ कौन बनाती है, लेजिस्लेटिव बनाती है, उसमें इंडियन को ऐड किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किए गए। कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इसमें और क्या किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया, यानी सभी मेंबर को एक डिपार्टमेंट दे दिया। जैसे हेल्थ मिनिस्टर को हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया। अब देखो वाइसराय वॉज अलाउ टू इशू ऑर्डिनेंस, यहीं से ऑर्डिनेंस जैसे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें फर्स्ट टाइम वोटिंग का राइट दिया गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ाना, ठीक है, यानी इसमें इंडियन को ऐड करना। इसमें पहली बार मेंबर को राइट टू आस्क क्वेश्चन, ये राइट दिया गया, क्वेश्चन पूछने का अधिकार, किस पे, बजट के मैटर पे। और इसमें फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया, इलेक्शन इन प्लेस ऑफ नॉमिनेशन, यानी अपॉइंटमेंट के स्थान पे क्या करने का, इलेक्शन करने का, इलेक्ट करने का, चुनाव करने का, यहाँ पे प्रिंसिपल लेके आए। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले कौन था, भारत का राज्य सचिव जो इंग्लैंड बैठता था। मिंटो कौन था, वाइसराय, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को क्या बना दिया, वाइसराय। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 को हुई थी। इसने पहली बार डिमांड की किस लिए, होम रूल के लिए। और गोपाल कृष्ण गोखले किससे मिले, मॉर्ले से। कहाँ पे, इंग्लैंड में, क्योंकि मॉर्ले कौन था, भारत राज्य सचिव जो इंग्लैंड बैठता था, उससे मिले। किस लिए, रिफॉर्म्स में, सुधार में, एम्फेसिस, मतलब जितने भी सुधार किए गए थे उसमें अपना योगदान देने के लिए। ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग आगा खां मीट टू लॉर्ड मिंटो, मतलब एक ग्रुप मुसलमानों का एक ग्रुप किससे मिला, आगा खां से मिला। आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिला। मिंटो कौन थे, वायसराय। क्यों मिला, देखो डिमांड किस लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के अलग चुनाव के लिए मिला। अच्छा, इसमें और क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, कानून बनाने की जो परिषद थी, वो सेंटर पे और प्रोविंसेस जो प्रांत थे उनका साइज बढ़ा दिया गया। सेंटर में 16 से 60 मेंबर कर दिए, और प्रांत में जैसे प्रेसिडेंसी नगर थे, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इसमें 50 मेंबर कर दिए, और पंजाब, बर्मा और असम, इसमें 30 मेंबर कर दिए। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की गई। और बजट पे क्वेश्चन ये पहले ही आ गया। हाँ, सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले भारतीय मेंबर थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल थे। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, जिसको मॉन्टक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। ये भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। इनका भी काम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासनिक में भारतीयों को शामिल करना। इसमें फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन की उत्पत्ति की गई, और महिला को पहली बार
राइट टू वोट दिया गया। दायर की मतलब दोहरा शासन प्रणाली, एक प्रांत में एक सेंटर में, इसको अपनाया गया। और इसकी जो ये द्वैध शासन बनाया गया था सेंटर में और प्रांत में, जो दो सरकार थी, इन सरकार को सुचारू रूप से चेक करने के लिए सही काम कर रही है या नहीं, इसके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया। हम हर 10 साल में इसको चेक करने आएंगे, जिसके तहत 1900 इसमें 10 जोड़ेंगे तो 1929 में एक कमीशन आना चाहिए था, जबकि इससे 2 साल पहले 1927 में साइमन कमीशन आया। इसी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी यहाँ द्वैध शासन हो गया। द्वैध शासन एक प्रांत में एक सेंटर में, ठीक है। प्रांत में क्या था, 2 पार्ट थे, एग्जीक्यूटिव था, एक कानून बनाने का था, एक कार्यकारी का था। इसका हेड कौन होता था, एग्जीक्यूटिव, इनके लिए हेड था गवर्नर, और मिनिस्टर वाले में मिनिस्टर थे। एग्जीक्यूटिव का पार्ट रिजर्व लिस्ट के लिए था और मिनिस्टर के पास ट्रांसफ़र लिस्ट थी। लेजिस्लेचर, इसमें क्या था, 70% इलेक्टेड मेंबर थे, वुमेन को वोट का अधिकार था और गवर्नर के पास बिल साइन करने का राइट था। ये तो थे प्रांत में, जैसे आज के टाइम पे हम स्टेट असेंबली बोलते हैं वैसे ही। और सेंटर में क्या था, सेंटर में वही 2 पार्ट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का हेड वायसराय, जिसमें यहाँ पे कौन था, यहाँ पे गवर्नर था, और यहाँ पे कौन हो गया, वायसराय। इसमें 3 इंडियंस थे। लेजिस्लेचर में बाइकर्लिज्म, बाई मतलब 2 संसद थी, 2 सदन, कौन कौन सी, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 साल के लिए थी, ये 5 साल के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। आओ एक बार साइमन कमीशन और देख लेते हैं। देखो 1900 देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। 1919 में क्या किया, द्वैध शासन अपनाया गया। एक तो सेंटर में, जिसमें क्या था, लोकसभा और राज्यसभा, और एक अपनाया प्रोविंशियल स्टेट, यानी प्रांत राज्य में, जिसको आज के टाइम पे हम स्टेट बोलते हैं। जैसे स्टेट मान लो, ये सेंटर हो गया, ये स्टेट हो गया। इसमें भी 2 पार्ट थे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इसमें हेड कौन थे, इसमें हेड थे वायसराय, और इसमें हेड कौन थे, एग्जीक्यूटिव के थे गवर्नर। जैसे आज के टाइम पे भी एग्जीक्यूटिव के कौन होते हैं स्टेट में, गवर्नर, और लेजिस्लेचर के थे मिनिस्टर। ठीक है। ये जो द्वैध शासन बनाया गया, इसके चेक करने के लिए 1927 में क्या आया, साइमन कमीशन आया। ठीक है। अब देखो, अब करते हैं साइमन कमीशन, जिसको वाइट कमीशन बोलते हैं। वाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी लोग क्या थे, अंग्रेज़ थे। तो देखो 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा साइमन कमीशन की एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसको साइमन कमीशन बोलते हैं। इसमें 7 मेंबर थे और इसके चेयरमैन कौन थे, सर जॉन साइमन। इसी के नाम पे, क्योंकि चेयरमैन था, इसी के नाम पे इस कमीशन को क्या बोला गया, साइमन कमीशन। आगे लिखा है ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश
सभी मेंबर क्या थे, इंडियन थे। कोई भी इंडियन नहीं था, सभी मेंबर क्या थे, ब्रिटिश थे। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसका पर्पज़ था टू चेक करना और इन्वेस्टिगेट करना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो 1919 में बनाई गई थी। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को बाद में करते हैं। इस बीच में और भी बहुत हुए काम। क्या क्या हुए इंसिडेंट, देखो 1927 में साइमन कमीशन आ गया। ठीक है, अब साइमन कमीशन जब 1927 में बनाया गया तो भारत कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को यह भारत पहुंचा साइमन कमीशन। अब जैसे ये भारत पहुंचा ना तो इसका विरोध किया गया। विरोध किया गया तो इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ कि लाला लाजपत राय की भी उस विरोध में लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई। और साइमन का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया साइमन कमीशन का। तो अब ये चीज़ भारत का सचिव जो इंग्लैंड बैठा था उस टाइम पे कौन था, लॉर्ड बर्कनहेड। ये भारत का सचिव था ना, भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड। इसने क्या किया, इसने देखा ये तो हालात और बिगड़ गए। अब इसने क्या किया, इसने भारतीयों को एक चुनौती दे दी। अगर भाई आप एक काम करो, आप ब्रिटिश संसद के पास ना ऐसा संविधान का निर्माण करो जिसमें सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा संविधान का निर्माण करके एक ऐसी रिपोर्ट पेश करो जिसमें सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो। क्या आप ऐसा कर सकते हो? ठीक है, ये चुनौती दे दी। इस चुनौती को पूरा करने के लिए 10 मई 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें 7 मेंबर्स थे। वह एक कमेटी गठित की गई, 7 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, उस कमेटी ने पेश की, इसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्यों बोलते हैं इस रिपोर्ट को, क्योंकि इस कमेटी का जो अध्यक्ष था वो मोतीलाल नेहरू था, इसलिए इसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, इस रिपोर्ट के बेस पर ही, इसी की तर्ज पे ही क्या हुआ, मुस्लिम ने देख लिया अब यार ये तो बना गए, इन्होंने तो रिपोर्ट पेश कर दी, तुम क्या करोगे। इन्होंने भी 1928 में, सॉरी 29 में, 1929 में एक रिपोर्ट पेश की मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, जिसमें 14 मांग मांगी, जिसको बोलते हैं जिन्ना रिपोर्ट। ठीक है, मुसलमानों ने अपने लिए अलग रिपोर्ट पेश की। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार देख लेते हैं इसको। देखो मैं एक बार साफ कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। अब देखो 1928 में
साइमन कमीशन। और फिर 1928 में ही क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट। और फिर 1929 में क्या हुआ, जिन्ना रिपोर्ट, यानी जिन्ना की 14 मांग। और फिर 1930 में, सॉरी 29 में ही एक चीज़ और हुई, क्या, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1930 में क्या हुआ, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई, लिखा है ना, रिपोर्ट सबमिट 1930। अब 1930 में ही क्या हुआ, गांधी की भी मांग आ गई। गांधी की, इसकी कितनी मांग थी, 14, और इसकी कितनी होगी, 11 मांग। अब ये जो मांग है, इनको पूरा न करने के कारण क्या हुआ, आंदोलन हुआ, जिसको बोलते हैं 1930 में एक आंदोलन आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इसके बाद 1930 में इस आंदोलन में क्या किया गया, दांडी यात्रा, जिसमें नमक कानून तोड़ा गया। और फिर गांधी को जेल में बंद कर दिया उसकी रिहाई के लिए। 1931 में क्या आया, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, 1930 में आया। और 1930 के बाद 1932 में पूना पैक्ट आ गया। अब ये पूना पैक्ट क्या था, इसको भी करेंगे, इरविन समझौता, राउंड टेबल और पूना पैक्ट। ठीक है, अब ये करने हैं हमने। तो हमारा साइमन कमीशन हो गया, नेहरू रिपोर्ट हो गई। अब जिन्ना की अपनी मांग मानी 1929 में। अब करेंगे पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। देखो, अभी करता हूँ मैं, देखो आप समझो, एक बार साफ कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ तक आ गया ना। अब करेंगे पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। ठीक है, देखो 1929 में एक अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या किया, इसमें एक घोषणा कर दी। किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, वो मोतीलाल नेहरू था, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है। इसने घोषणा कर दी, क्या कर दी, पूर्ण स्वराज्य की, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी। और इसी के बेस पर ही, और ये कब की, देखो ये पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की, ये की 26 जनवरी 1929 में हुआ था ना, 30 में। ठीक है, इसी के बेस पर ही प्रति वर्ष हर साल 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 1929 में ही रावी नदी के किनारे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था नेहरू द्वारा। ठीक है, ये हो गया पूर्ण स्वराज्य की।
घोषणा, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद आ गई गांधी की 11 मांग। इन्हीं मांग में गांधी ने क्या गलती की, इसमें भगत सिंह की रिहाई की मांग नहीं रखी, जिसके कारण कांग्रेस ने दरकिनार कर लिया। ठीक है, अब देखो एक बार कर लेते हैं इसको, एक बार इसको भी कर लेते हैं, एक बार यहाँ कर लेते हैं। 1929 हो गया। 1930 में गांधी की 11 मांग आई, जिसमें भगत सिंह की रिहाई की मांग नहीं रखी। ठीक है, और ये जो 11 मांग थी, इनका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसके कारण गांधी ने क्या डिसाइड किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी ने डिसाइड किया अगर भाई सरकार ऐसे नहीं मानेंगे, हम आंदोलन करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये आंदोलन क्या था, ये था भाई सबसे पहले जो नमक पर कानून लगता है ना, नमक का कानून तोड़ो और नमक खुद बनाओ। और दूसरा था जो विदेशी वस्तुएं हैं ना, विदेशी वस्तुओं का, उनका बहिष्कार कर दो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। और भी इसके रीजन रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के, जैसे साइमन की कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा। नेहरू की रिपोर्ट थी, उसको क्या कर दिया, नेहरू की रिपोर्ट को उसको रिजेक्ट कर दिया। और जो गांधी की 11 मांग थी, उसको पॉजिटिव वे में नहीं लिया। अब एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। ये इसने कहा कि एक फेडरेशन भारत संघ बनाया जाए, जो कि इस संघ में कौन हो, ब्रिटिश इंडिया हो और प्रांत राज्य हो। ठीक है, सेंटर को एक सरकार, रिस्पॉन्सिबल सरकार बनाया जाए, उत्तरदायित्व सरकार बनाया जाए। ठीक है, ये इस रिपोर्ट ने कहा। उसके बाद ये हो गए हमारे। अब आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, ये बता दिया मैंने। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, नमक कानून तोड़ा गया। अब करो दांडी मार्च यात्रा। आओ दांडी मार्च यात्रा करते हैं एक बार। देखो दांडी यात्रा वो कब की गई, 1930 को। आंदोलन कब हुआ, 1930 को। और मांग कब मानी गई, 1930 को। ठीक है, ये सभी एक सीक्वेंस में है। तो दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ही तो हुई ना दांडी यात्रा। अब दांडी यात्रा में क्या था, इसमें 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 79 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से, साबरमती गुजरात में है, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल, मार्च के बाद मार्च, अप्रैल। अब अप्रैल कितने, 5 अप्रैल 1930 को इसमें सरोजनी नायडू भी शामिल हो गए, सरोजनी नायडू भी शामिल हो गई। ठीक है, अब 5 अप्रैल ये पहुँचे सभी, क्योंकि 12 को तो शुरू की गई यात्रा। अब ये सभी पहुँचे 16 अप्रैल 1930 को। कहाँ पहुँचे,
डांडी पहुंचे और यहाँ पे नमक कानून तोड़ा इन्होंने। इसी बीच में क्या हुआ, अप्रैल के बाद मई, 5 मई 1930 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं। देखो गांधी की गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है। गांधी के गिरफ्तार करने के बाद आंदोलन शुरू हो गया भारत में। उस आंदोलन को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने एक समझौता किया गांधी के साथ, जिसको बोलते हैं लॉर्ड इरविन समझौता। ठीक है, लॉर्ड इरविन पैक्ट 1931। ठीक है, आओ अभी एक बार स्कोर कर लेते हैं लॉर्ड इरविन पैक्ट में क्या था। ठीक है, देखो गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 को। इसकी एग्जैक्ट डेट है 12 सितंबर 1931। इस समझौते में क्या हुआ, इसमें इंग्लैंड में सम्मेलन किया गया और बोला अगर आपको भाग लेना पड़ेगा, और इसी के बेस पर, और इस समझौते में और भी बहुत चीज़ थी, तथा साथ में इसी समझौते के आधार पे गांधी को रिहा किया। अब इस समझौते के बाद क्या आया, गोलमेज सम्मेलन। देखो गांधी इरविन समझौता, अब आ गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। अब देखो गोलमेज सम्मेलन क्या था, देखो नाम से ही पता चल रहा है, गोल मेज, यानी गोल मेज, ऐसे गोल है ना, अब इमेज है, कैसी है वो, गोल। इधर भी बैठे हैं, 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 इधर भी बैठे हैं। इसको बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। सम्मेलन मतलब इकट्ठा होना। गोलमेज सम्मेलन हुई कब कब हुई, पहली हुई 1930 में, दूसरी हुई 1931 में, अब दूसरी 1931 और तीसरी हुई 1932 में। और कहाँ हुई, इंग्लैंड में। ये सम्मेलन हुए कहाँ हुए, इंग्लैंड में। इंग्लैंड, लंदन में हुए, लंदन में, सॉरी लंदन में। यहाँ सम्मेलन कहाँ हुए, लंदन में। देखो जो पहला सम्मेलन हुआ ना, गोलमेज सम्मेलन 1930 में, वो असफल रहा। वजह क्या थी, कांग्रेस में इसने भाग नहीं लिया। और गांधी कहाँ थे, जेल में थे वो तो। उनको तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही तो, समझौते के बाद ही तो रिहा किया गया ना 1931 में। अब 1931 में क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हो गया। उसमें ही कहा था अगर आपको सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा समझौते में, तो इसमें गांधी ने भाग लिया इस सम्मेलन में। इसी सम्मेलन में क्या हुआ, 1931 के सम्मेलन में ही एक और शख्स थे, B.R. अम्बेडकर। इसने अलग निर्वाचन की मांग कर दी, अलग निर्वाचन। ठीक है,
अलग निर्वाचन की मांग कर दी। क्यों कर दी अलग निर्वाचन की मांग? इसने कहा एक अलग निर्वाचन होना चाहिए जो हरिजन वगैरह है इनके लिए। इसको पढ़ते हैं, अलग निर्वाचन है इस हरिजन वाले को। ये आएगा हमारे कम्युनल अवार्ड में, सांप्रदायिक पंचाट में। इसको करेंगे, देखो करेंगे, इसको भी करेंगे, ठीक है। और 1932 में इसमें तीसरा सम्मेलन हुआ, जिसमें भी कांग्रेस के किसी भी प्रतिभागी ने भाग नहीं लिया और वह असफल हुआ। ये थे गोलमेज सम्मेलन। अब देखो, गोलमेज सम्मेलन हो गया 1930, 31, 32 हो गए। अब 1932 के बाद एक और हुआ 1932 में, जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक। सांप्रदायिक मतलब संप्रदाय, कोई भी कास्ट, संप्रदाय पंचाट, यानी कम्युनल अवार्ड। ये क्या चीज है? देखो, इसकी जो घोषणा थी ना, घोषणा वो किसने की थी? इसकी घोषणा मैकडोनाल्ड इसने घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी वो? क्या थी वो घोषणा? वो थी एक हरिजन जो है ना, हरिजनों के लिए अलग से निर्वाचन यानी इलेक्शन करवाना। हरिजनों के लिए अलग से इलेक्शन करवाना। इस सांप्रदायिक पंचायत में, कम्युनल में, अवार्ड में यह घोषणा की गई। इस घोषणा के विरोध में गांधी ने क्या कर लिया? गांधी ने जेल में आमरण अनशन, यानी जब तक प्राण न जाए तब तक भूखा रहना, इसको बोलते हैं आमरण। जब तक प्राण न जाए तब तक भूखा रहना, आमरण अनशन शुरू किया। अब आमरण अनशन तो शुरू हो गया, जिसके कारण गांधी का स्वास्थ्य खराब हो गया और उसके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई। और कुछ नेताओं ने गांधी व अंबेडकर, क्योंकि हरिजनों की जो पैरवी कर रहे थे वो B.R. अम्बेडकर कर रहे थे, तभी तो 1931 में उन्होंने विरोध किया था, है ना। तभी तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, अंबेडकर ने तो हरिजनों के निर्वाचन के लिए अलग मांग की थी, क्योंकि इनकी पैरवी अंबेडकर कर रहे थे। तो गांधी व अंबेडकर के बीच में 20 अगस्त 1932 को एक समझौता हुआ, जिसको बोलते पूना पैक्ट। देखो, और ये अब करते हैं इसको एक बार, इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। यही है पूना पैक्ट, ठीक है। देखो, पूना पैक्ट कब आया? 1932 में। पूना पैक्ट, इसे क्यों बोलते हैं पूना पैक्ट? देखो, इसको पूना पैक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि 1932 में गांधी के आमरण अनशन के कारण कुछ नेताओं ने गांधी व अम्बेडकर के बीच 20 अगस्त 1932 को एक समझौता किया गया, जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह समझौता कहाँ हुआ? MP पुणे की
यरवदा सेंट्रल जेल में, वहाँ पे समझौता हुआ। इसी के कारण इसको पूना पैक्ट बोलते हैं। और उसमें क्या समझौता हुआ? उसमें गांधी और अंबेडकर के बीच में, अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें अंबेडकर ने जो 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जो अलग निर्वाचन की मांग की गई थी हरिजनों के लिए, उस मांग को वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन, ज्वाइंट इलेक्शन, इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये था पूना पैक्ट। अब आगे करते हैं। पूना पैक्ट के बाद करेंगे हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आओ एक बार इसको और देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और जो आज का हमारा संविधान है ना प्रेजेंट टाइम पे, वो लगभग इसी पर आधारित है मोस्टली, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। देखो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, यहां से शुरू है ये। देखो, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। फेडरेशन मतलब ग्रुप्स ऑफ स्टेट, यानी सभी ग्रुप एक जगह इकट्ठा होना, उसको बोलते हैं फेडरेशन। सभी ग्रुप एक जगह इकट्ठा होना, फेडरेशन बोलते हैं उसको। उसकी स्थापना की गई। दिस एक्ट डिवाइडेड, यह एक्ट, इस एक्ट के द्वारा पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट, जो राज्य थे और केंद्र थे उनके बीच में शक्तियों को बांटा गया। किसके आधार पे? लिस्ट के आधार पे। लिस्ट के आधार पे। कौन कौन सी लिस्ट? पहली थी फेडरल लिस्ट, जिसको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट। दूसरी थी, देखो हम 7वीं सूची पढ़ेंगे उसमें आएगा, ये यहीं से लिया गया वो। दूसरी थी स्टेट लिस्ट और तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट यानी जिसमें पार्लियामेंट कानून बनाए, स्टेट लिस्ट में जिसमें स्टेट असेंबली कानून बनाए, और कंकरेंट जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट दोनों कानून बना सकती है। इसमें 59 विषय थे जिन जिन पे स्टेट कानून सेंटर कानून बना सकता था। इसमें 54 आइटम्स विषय थे जिसमें स्टेट कानून बना सकता था। इसमें 36 विषय थे जिसमें दोनों कानून बना सकते थे। अब जो बाकी बच गए इन लिस्ट के अलावा, उन पे कानून कौन बना सकता था? वाइसराय, जिसको बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर। ठीक है, ये वाइसराय के पास थी वो पावर। अच्छा, द्वैध शासन जो था ना डायर की, उसको चेंज करके क्या बना दिया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, और जो दोहरा शासन था ना, उसको सेंटर में अप्लाई कर दिया। पहले कहाँ अप्लाई था? स्टेट में, अब उसको सेंटर में अप्लाई कर दिया। अब देखो, फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू, फेडरल कौन कौन से थे? फेडरल संघ के सब्जेक्ट कौन कौन से थे? रिवर्स सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट। अभी हमने रिवर्स पढ़े थे और ट्रांसफर पढ़े थे। रिजर्व्ड कौन से थे? रिजर्व्ड तो पीछे पढ़े थे ना हमने, 1919 के एक्ट में पढ़े थे हमने रिजर्व्ड। जो देखो, यहाँ देखो एक बार फिर याद दिला देता हूँ आपको।
देखो 1919 का एक्ट आया था, उसमें द्वैध शासन था। एक था प्रोविंशियल, प्रांत में यानी स्टेट में, एक था सेंटर में। सेंटर में दो चीज़ थी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इसमें दो चीज़ थी, लोकसभा और राज्यसभा। इसका हेड कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी वायसराय। और स्टेट में भी दो चीज़ थी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में दो चीज़ थी, एक थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक थी मिनिस्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव दो चीज में बांटा गया था, एक तो रिजर्व्ड और एक था ट्रांसफर, जिसमें एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता था? गवर्नर। आप समझे? अब समझे ये कहाँ से आया? यहाँ से रिजर्व्ड के लिए अच्छे अच्छे थे डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंशियल हो गया, रेवेन्यू हो गया, इनके पास क्या थे? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे समझ में? अब आगे देखो, ये देखो 11 प्रांत राज्य थे न, उनमें से सिर्फ 6 को बाइकैमरलिज्म यानी द्विध शासन अपनाया गया। यानी 11 स्टेट में से सिर्फ 6 में द्विध शासन, द्विध सदन, मतलब 2 सदन जिसमें है। कौन कौन से? जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, या सेंट्रल लेवल पे कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इसको बोलते हैं द्वैध सदन। सदन मतलब सभा। तो देखो ये थे वह 6, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस। इसमें दो चीज़ बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आज स्टेट में है ना, जैसे बहुत से स्टेट में है, जैसे दिल्ली में है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट, वुमेन और वर्कर। जो निचली जाति थी, लेबर वर्कर थे और वुमेन थी और शेड्यूल कास्ट थी, उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट सिस्टम बनाया गया, निर्वाचन मंडल बनाया गया। टोटल पॉपुलेशन का वोटिंग राइट दिया गया 10% टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है। आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1934 को। 1 मिनट, 1 अप्रैल 1934 है शायद, एक बार देख लेता हूँ मैं। सॉरी, 1934 नहीं, 1935 है, 1935, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना की गई, जो क्या करती थी? करेंसी को कंट्रोल करती थी। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। देखो 2 संघ बनाए गए, कौन कौन से? एक तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि सेंट्रल लेवल पे था, दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि स्टेट लेवल पे था। फेडरल कोर्ट बनाया गया। अब ये फेडरल कोर्ट क्या था? जो कि आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट है ना, तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहले हो गई थी फोर्ट विलियम में, तो ये उसकी तरह ही एक बड़ा न्यायालय था, सबसे बड़ा न्यायालय था। सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं कह सकते हम,
सबसे बड़ा न्यायालय था। इस फेडरल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अगर अपील होती थी ना, वो कहाँ होती थी? प्रोविंसी काउंसिल में, जो कि लंदन में होती थी। प्रोवी काउंसिल, यहाँ अपील हो सकती थी। इसमें एक जज था और 6 अदर जज थे। एक चीफ जस्टिस था जिसका नाम था मॉरिस गवियर। और देखो आगे, बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया। बर्मा को बॉम्बे और सिंध, बिहार और उड़ीसा, इनको भी अलग कर दिया गया। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब तक रहा? बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, जब तक 1947 का एक्ट नहीं आया, तब तक इसको प्रभाव में रहा गया। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मैंने कहा दिया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, आज के टाइम का ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, इसकी क्रिटिसिज्म और देख लेते हैं, आलोचना और देख लेते हैं एक बार। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा अपनी बुक, जवाहरलाल नेहरू की एक बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बुक में इस एक्ट की आलोचना की। क्या कहा कि ये तो एक दास्ता का घोषणा पत्र है। दास्ता मतलब स्लेवरी, गुलाम, गुलाम का घोषणा पत्र है ये, चार्टर ऑफ स्लेवरी। और दूसरी चीज क्या कहा इसमें कहा वी आर प्रोवाइडेड विद ए गियर, ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन, मतलब यह एक इंजन रहित गाड़ी है। एक होता है रहित, एक होता है सहित। सहित मतलब साथ में होना, रहित मतलब उसके बिना होना। तो यह एक इंजन रहित गाड़ी है, मतलब जिसमें इंजन नहीं है और जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। कह दिया ना नो इंजन, जिसमें इंजन नहीं है और ब्रेक कितने लगे हुए हैं? बहुत ज़्यादा ब्रेक लगे हुए हैं। मुस्लिम लीग ने भी इसको सड़ागला और इनकैपेबल, अयोग्य स्वीकृत किया, अस्वीकृत किया। इसने बताया कि यह काम का ही नहीं है यार। तो देखो 1935 का एक्ट आ गया। अब 1935 के एक्ट के बाद क्या हुआ? 1935 के एक्ट से लेकर 1935 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा 1935 का एक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्शन, फिर रजिस्ट्रेशन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ादी हिंद फौज की स्थापना, CR फॉर्मूला, वेवेल योजना, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन जो 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी। अंतरिम सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में जो सरकार बनाई थी उसमें डिफरेंस, माउंटबेटन योजना, और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बाद हम जाएंगे प्रेम्बल में। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाएगा। यहाँ तक हमारी पॉलिटी चली हुई है अभी तक। पॉलिटी क्यों? क्योंकि हम पता कर रहे हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, और हमने पॉलिटी भी तो पढ़नी है, जो कि ये जो करवा रहा हूँ मैं, ये UPSC प्लस में जुडिशरी प्री और मेन दोनों के पर्सपेक्टिव में है।
तो इससे अगला जो पार्ट होगा उसमें हम ये से भी करेंगे। कल मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का लेक्चर गिरूँगा, उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। तो यहाँ तक आपको समझ आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।